हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स बुक ग्रेड 11 से। हम जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है एनवायरमेंट का, एनालाइज कर पाएंगे क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं जिसे हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं उसके, या जो रिसोर्सेज में डिप्लीशन हो रहा है, कमी आ रही है उसमें। साथ ही साथ जो नेचर है एनवायरमेंटल चैलेंजेस का जो इस वक्त इंडिया फेस कर रहा है उसके बारे में समझेंगे और उन एनवायरमेंटल इश्यूज को रिलेट कर पाएंगे जो बहुत ही बड़े संदर्भ में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, यानी कि जो लंबे समय तक चलने वाला डेवलपमेंट है उससे संदर्भ में हम एनवायरमेंटल इश्यूज को रिलेट कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि हमारे जो पहले चैप्टर्स थे उसमें हमने जो मेन इकोनॉमिक इश्यूज थे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है उसके बारे में हमने पढ़ा। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसको हमने अभी तक हासिल किया है उसकी हमें बहुत बड़ी और हेवी कीमत चुकानी पड़ी है, यानी कि हमारी जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है उसकी एक तरह से हमने कीमत अदा करी है। जब से हमने जो ग्लोबलाइजेशन का युग है इसमें कदम रखा है, जिसमें ये प्रॉमिस किया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, तब हमें जो है एक चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी कि जो पहले का डेवलपमेंट पाथ था हमारे एनवायरनमेंट के, उसके ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, या जो ये सोच समझ के चूज करना पड़ेगा कि सही रास्ता सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा है। तो ये जो एक अनसस्टेनेबल पाथ है डेवलपमेंट का, इसको समझने के लिए जो अभी तक हमने उठाया है और जो चैलेंजेस हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसको ये समझना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट जो है उसकी सिग्निफिकेंस और उसके कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इस चीज को माइंड में रखते हुए ये चैप्टर जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो डील करेगा कि क्या फंक्शन है, क्या रोल है एनवायरनमेंट का। दूसरे सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया का जो एनवायरमेंटल स्टेटस है वो कैसा है, और तीसरा है कि कौन सा से जो कदम है या स्ट्रैटेजीज जो हैं उनको उठाई जा रहे हैं ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल कर सकें। सबसे पहले जानते हैं एनवायरनमेंट की डेफिनेशन और उसके फंक्शंस क्या है। एनवायरनमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो एक हमारी जो पूरा हमारा प्लैनेट है उसमें जो हमारी एक इनहेरिटेंस है, या जो पूरी की पूरी हमारी जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उन उसको सब कुछ मिला के जो है हमारा एनवायरनमेंट बनता है। इसमें सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं जो एक दूसरे को काफी प्रभावित करते हैं। सारे के सारे लिविंग एलिमेंट्स जिसमें बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज जो हैं ये सब बायोटिक एलिमेंट्स हैं, और एबायोटिक एलिमेंट्स जैसे एयर, वाटर, लैंड, ये सब जो है ये सब के सब जो है शामिल है। वहीं पर रॉक्स और सनलाइट जो है ये भी एग्जाम्पल हैं एबायोटिक एलिमेंट्स का एनवायरनमेंट के अंदर। तो जो स्टडी है एनवायरनमेंट की वो एक तरह से हमें बोलती है कि हमें स्टडी करनी चाहिए इंटर रिलेशनशिप इन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो एनवायरनमेंट के हैं उसकी। अब बात करते हैं फंक्शंस क्या है एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट परफॉर्म करता है 4 बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन। ये रिसोर्सेज सप्लाई करता है। रिसोर्सेज यहाँ पर दोनों ही रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल शामिल हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है बिना इस किसी पॉसिबिलिटी के ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे या एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इनकी लगातार सप्लाई होती है और ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो जो एग्जाम्पल्स है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के वो है ट्रीज जो फॉरेस्ट में होते हैं, या जो फिशर ओशियन में होती हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो है जो ज़्यादा इस्तेमाल के कारण खत्म हो जाएंगे, जैसे फोसिल फ्यूल है। ये जो है वेस्ट जो है उसको जमा करता है, ये लाइफ को चलाता है जेनेटिक और बायोटिक डाइवर्सिटी को प्रोवाइड करके, और साथ ही साथ एस्थेटिक सर्विसेज जो है जैसे सीनरी वगैरह है उनको भी प्रोवाइड करता है। जो एनवायरनमेंट है ये इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के काबिल तभी है जब तक इसमें कोई इंटरप्शन ना करे, कोई दखल ना दे। जब तक कि जो डिमांड है इन फंक्शंस की वो जो है अपनी खुद की कैपेसिटी से ये चला सकता है, तब तक एनवायरनमेंट जो है इन फंक्शंस को सही से परफॉर्म करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो है वो जिसका रेट है रीजनरेशन का रिसोर्सेज का उससे ज़्यादा नहीं है, और जो वेस्ट जनरेटेड होते हैं वो जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर एक तरह से खप जाते हैं, इतनी कैपेसिटी है। पर जब ऐसा नहीं होता है तो एनवायरनमेंट अपने इस थर्ड और जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है लाइफ सस्टेनेंस का वो जो है फेल हो जाता है परफॉर्म करने में, और नतीजा क्या होता है एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये आज की सिचुएशन है पूरी दुनिया की।
जिस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और लगातार जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हैं डेवलप्ड वर्ल्ड के, वो जो हैं बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, जो उनके पहले दो फंक्शंस हैं उनके बेसिस पे। अभी बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म हो गए हैं, वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो कि एनवायरनमेंट हमारा उसके अंदर अपने अंदर एक तरह से समावेश नहीं कर पा रहा है। यानी कि अब एनवायरनमेंट में भी इतनी ताकत नहीं बची है कि वो इतने सारे जो जनरेट हो रहे हैं वेस्ट, उनको समा पाए या उनको एब्जॉर्ब करके दोबारा से नॉर्मल वातावरण कर पाए। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब ही यही होता है कि एनवायरनमेंट की खुद की क्षमता कि वो कितना डिग्रेडेशन एब्जॉर्ब कर पा रहा है। नतीजा क्या है? आज हम जो है एनवायरमेंटल क्राइसिस की कगार पे खड़े हैं। जो पास्ट डेवलपमेंट था उसने पूरी तरह से पॉल्यूट कर दिया, ड्राई कर दिया रिवर्स को, या जो और एक्विफायर्स थे, जिससे कि पानी जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो सकता था। इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा तरीके से एक्सट्रैक्शन हो रहा है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, उसके कारण बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज थे वो जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और अब हमें बहुत सारा पैसा टेक्नोलॉजी पे खर्च करना पड़ रहा है, रिसर्च पे खर्च करना पड़ रहा है, ताकि हम नए रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकें। इसके अलावा जो हेल्थ कॉस्ट हैं वो किसके कारण है? डिग्रेडेड एनवायरमेंटल क्वालिटी के, यानी कि एयर या वाटर क्वालिटी जो है उसमें बहुत खराबी आ रही है। 70% जो इंडिया का पानी है वो पोल्यूटेड है। नतीजा क्या है कि जो रेस्पिरेटरी और वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं उनमें इजाफा हो गया है। एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पे है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और ज़्यादा मैटर वर्स हो तो जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन है, ये भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स गवर्नमेंट की हैं जो इस चक्कर में बढ़ती जा रही हैं उसके लिए। बॉक्स 9.1 में ग्लोबल वार्मिंग दी गई है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब लगातार इंक्रीज होना एवरेज टेम्परेचर में अर्थ के जो लोअर एटमॉस्फेयर का है उसके अंदर। किस वजह से? जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं उनका बढ़ना, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है। जो बहुत करंट ऑब्जर्वेशन है या जो प्रोजेक्ट किया गया है ग्लोबल वार्मिंग का, वो मेन यही है कि ये सब ह्यूमन के कारण ही क्रिएट हुई है। इसी वजह से, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो लगातार जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ा रहे हैं। कैसे? फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके, डिफॉरेस्टेशन करके। कोई भी और चेंज जो है हमारे प्लेनेट के सरफेस को गर्म नहीं कर सकता, सिवाय जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या जो ऐसी गैसेस हैं इनका एटमॉस्फेयर में बढ़ना होता है। उसके कारण जो है हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है। एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का है या CH4 का है वो 31% बढ़ चुका है और 149% बढ़ चुका है। जब से ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल थे उसके बाद से, ना 1750 के बाद से, जब से इंडस्ट्रियल युग आया है उस तब से कितना ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का और CH4 का बढ़ चुका है। पिछली सेंचुरी में अगर देखें जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था वो 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है और सी लेवल जो है कई इंचेस ऊंचा हो गया है। जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, उसके कारण क्या हो रहा है? पोलर आइस मेल्ट हो रही है। नतीजा क्या हो रहा है? सी लेवल में राइज हो रहा है, कोस्टल फ्लडिंग हो रही है, वाटर सप्लाईज जो है पीने के पानी की उनमें प्रॉब्लम आ रही है, जो पूरी तरह से स्नो के मेल्ट करने पर डिपेंड करती हैं। उन स्पीशीज़ का जो है एक्सटिंक्शन हो रहा है जो इकोलॉजिकल निश पर हैं बिल्कुल, या कहना चाहिए जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आ रहे हैं। कई सारे ट्रॉपिकल डिजीज जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा वो जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग है वो है बर्निंग कोल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हो गया है। इन सब से क्या हो रहा है? जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में वो बढ़ता जा रहा है। मीथेन गैस जो रिलीज हो रही है एनिमल वेस्ट में, या कैटल जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मीथेन प्रोडक्शन है, यूज हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का। एक यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्योटो में, जापान में 1997 में, जिसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था कि ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट फाइट करना है। इसमें आपको जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो इंडस्ट्रियल नेशंस हैं खास तौर से, उनके साथ जो एमिशन हो रहा है उसको कम करना मेन टारगेट था। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। हम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो इस सेंचुरी के लिए नई हैं? अगर हाँ तो क्यों? तो आंसर जो इस क्वेश्चन का है उसमें कुछ इलेबोरेशन की ज़रूरत है।
शुरुआत के दिनों में जब सिविलाइजेशन की जो शुरुआत ही हुई थी, या हम कह सकते हैं जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ी है उससे पहले, या कंट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आई है उससे पहले, जो डिमांड थी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की या सर्विसेज की, वो बहुत कम थी उनकी सप्लाई के मुकाबले। तो मतलब क्या हुआ कि जो पॉल्यूशन था वो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में था एनवायरनमेंट की, और जो रेट था रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का वो काफ़ी कम था, जो रीजनरेशन का होता है रिसोर्सेज का रेट उससे। इसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं होती थी। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, ये नया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ, ताकि जो लोगों की या बढ़ती पॉपुलेशन है उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, स्थिति सारी बदल गई। नतीजा क्या हुआ, जो डिमांड रिसोर्सेज की चाहे प्रोडक्शन के लिए हो, कंजम्पशन के लिए हो, वो उनके रीजनरेशन रेट से जो है बहुत आगे निकल गई। प्रेशर जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी पे था एनवायरनमेंट के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इवन आज भी जारी है। यही हो रहा है, और कहना चाहिए ये एक तरह से रिवर्सल हो गया सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप का एनवायरमेंटल क्वालिटी के। अब हम जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की और सर्विसेज भी, लेकिन उनकी सप्लाई बहुत सीमित है क्योंकि ओवर यूज़ हो रहा है और मिस यूज़ हो रहा है। इसलिए जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वेस्ट जनरेशन के या पॉल्यूशन के, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। अब यहाँ पर बॉक्स 9.2 में ओजोन डिप्लीशन बताया है। ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो अमाउंट है ओजोन का स्ट्रेटोस्फीयर में उसमें कमी होना। जो प्रॉब्लम है ओजोन डिप्लीशन की, ये किस वजह से होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्लोरीन का और ब्रोमीन कंपाउंड्स का स्ट्रेटोस्फीयर में हो जाता है। जो ओरिजिन है इन कंपाउंड्स का वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि कूलिंग सब्सटेंस के तौर पे यूज़ करे जाते हैं एयर कंडीशनर्स में या रेफ्रिजरेटर्स में, या फिर जो एरोसॉल प्रोपेलेंट्स होते हैं या ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, इनको जो इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। जो डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का, उसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पर आती है वो ज़्यादा आ रही है और इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को डैमेज हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है स्किन कैंसर के लिए ह्यूमंस के अंदर। ये जो है फाइटोप्लैंक्टन के जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देती हैं और उसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को भी असर पड़ता है। ये टर्शियल प्लैनेट्स जो हैं उनको भी क्या कहते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। लगभग 5% की रिडक्शन जो है ओजोन लेयर में डिटेक्ट करी गई थी 79 से 90 के बीच में। अब क्योंकि ओजोन लेयर प्रिवेंट करती है बहुत सारी हार्मफुल वेवलेंथ्स जो अल्ट्रावायलेट लाइट की हैं कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पास ना हो, या तो ये देखा जा रहा है कि काफ़ी हद तक ये जो डिक्रीज है ओजोन में, ये जो है एक तरह से वर्ल्ड वाइड चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसके कारण जो है अडॉप्ट की गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैनिंग, यानी जो इस्तेमाल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स का या और जो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोइथेन जिसको कि हम मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहते हैं, या ब्रोमीन कंपाउंड्स जिनको हम हैलेंस कहते हैं, इन सबको जो है एक तरह से बैन करने की इनके इस्तेमाल पर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसको अडॉप्ट किया है।